हार्ट अटैक से मौत के मामलों ने लोगों को दहला रखा है और एक के बाद दूसरा मामला सामने आता जा रहा है। शेफाली जरीवाला की मौत 42 साल में हो गई। लोग कहते थे कि बहुत ही फिट थीं, वो फिटनेस का ख्याल रखती थी, खाने-पीने में बहुत एहतियात बरतती थीं और उम्र भी 42 साल की थी। उनको देख कर के किसी को भी इस बात का तनिक भी अंदेशा नहीं हो सकता है कि इस तरह के फिट और अपने बारे में लगातार ख्याल रखने वाले इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है। अभी पंजाब में एक नौजवान जो क्रिकेट मैच खेल रहा था, वो पिच के ऊपर 49 स्कोर पर उसने छक्का मारा और चारों तरफ से तालियां बजी और पिच पर बीच में पहुंचते-पहुंचते वो लुढ़क जाता है, उसकी जान चली जाती है, पता चलता है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई। हार्ट अटैक के लगातार खास कोविड के बाद जिस तरीके से मामले आए, उन मामलों ने हार्ट अटैक के बारे में कई तरह के मिथक या यूं कहिए कि कई तरह की जो मानसिकता थी, उसको उसने ध्वस्त किया है। कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक नहीं आएगा। आप नौजवान हैं, फिट हैं तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। आप जिम जाते हैं, वर्जिश करते हैं, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। आप खान-पान का ख़्याल रखते हैं, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। इन सब बातों से परे हार्ट अटैक कभी भी आ रहा है, किसी भी तरह के लोग को आ रहा है, तमाम तरह की फिटनेस को बरतने वाले लोग भी इसके चंगुल में आ रहे हैं। इसलिए एक बड़ा सवाल है कि ये हार्ट अटैक क्या है? ये सिग्नल देता भी कि नहीं देता है? अचानक जो ये मौतें हो रही हैं, उन मौतों की वजह क्या है? और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब की पहचान ये है कि डॉक्टर ओम सेंगर साहब कार्डियोलॉजी के बड़े डॉक्टर्स में से गिने जाते हैं। और सर पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अ, बिल्कुल। ये क्या है? क्या हार्ट अटैक कोई सिग्नल देता है या फिर वो ऐसे ही किसी इंसान की जान ले लेता है? सबसे पहले सुनने वालों को मेरे तरफ से नमस्कार और आपका इसमें भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मेरी जो सोच है, समझ है, उसको जानने का और कहने का मुझे अवसर दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए हार्ट अटैक जो आज यंग एज में हो रहा है, ये सिर्फ परसेप्शन नहीं है, जैसे लोग कह रहे हैं कि शायद ये टेक्नोलॉजी बढ़ गई है इसलिए ज़्यादा हार्ट अटैक जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको अगर आप आंकड़ों को देखें तो 3 तरह के हम लोग आंकड़ों से इसकी वास्तविकता को समझ सकते हैं कि क्या वास्तविक में कोविड और पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन से के बाद जो है इसका कोई संबंध है या नहीं है। हुँ, हुँ। और वास्तव में ये बढ़ा है या सिर्फ आभासी है कि हम लोग चूँकि ज़्यादा डिजिटल मीडिया की पहुँच हो गई है, कहीं भी हम लोग चीज़ों को पकड़ ले रहे हैं, इसलिए हमें आभासी तौर पर ये लग रहा है कि बढ़ गया है। इसको हम लोग 3 तरह के आंकड़ों से देखने से हमें समझ में आएगा कि इसकी सच्चाई क्या हुँ, है। एक एक जो है आंकड़े हैं जो पेन इंडिया इंश्योरेंस के आंकड़े। हुँ, पेन इंडिया इंश्योरेंस के आंकड़े 2022 का कहता है कि उनके आंकड़ों में हार्ट से संबंधित जो क्लेम हैं, वो हुँ। 18% से बढ़ गए 1 साल में। 18% से इंक्रीज़ हो गए। 2022 के बाद 2022 में, ईयर में जिसमें उसने डाटा दिया है, 2022 उस डाटा जी, उस जी। ईयर की डाटा कह रहे हैं। हुँ, हुँ, 2023 में एक स्टडी पब्लिश करती है जो आईसीएमआर और एम्स के साथ मिलकर वो डाटा स्टडी हुई है और हुँ, वो स्टडी कहता है कि हार्ट से संबंधित जो है डेथ वो 14% से बढ़ गया है, हुँ, 14%। ये आईसीएमआर और एम्स की स्टडी है। और तीसरी जो स्टडी है वो है मुंबई की जो हॉस्पिटल्स हैं उसके रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड बताते हैं कि सडन कार्डियक डेथ की जो है वो 20 से 30% से बढ़ गया है इस कोविड वैक्सीनेशन और कोविड के बाद एरा में। तो ये डॉक्टर एक 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 सवाल फिर मेरा होता है, क्या आप इस बात का इशारा दे रहे हैं कि कोविड के बाद से हार्ट के मामलों में इज़ाफ़ा हुआ है, वैक्सीनेशन भी हार्ट अटैक का कोई कारण लेकर के आ रहा है? जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं इस आंकड़े के साथ कहना चाह रहा हूँ क्योंकि एक प्रिजम्पशंस पे अगर मैं कोई भावनाएँ कहूँ तो वो भावनाओं से चीज़ें नहीं सेटल होंगी। हुँ, और मैं ये बातें यंग पेशेंट के बारे में कह रहा हूँ जिनके बारे में आप हार्ट अटैक होना एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे हुँ, कोई एल्डरली में हार्ट अटैक आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा है, तो उनको हृदय की बीमारियाँ हो सकती है। हुँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 25 से 40-45 साल के उम्र के लोगों की, जो कि युवा हैं,
जो कि वर्किंग क्लास है, एक्टिव क्लास है और जिस पर इस देश के विकास की जो नींव उनके जिनके कंधों पर है। मैं उन वर्ग के बारे में कह रहा हूँ, जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं, जैसा कि जरीवाला का आपने उदाहरण दिया। ये एक महिला है, यंग है। देखिए, एक विज्ञान जो है उनका मानना है ऐसा कि ऐसी कोई भी महिला जो मेंस्ट्रुएटिंग है, यानी कि जिनको माहवारी हो रहा है, हुँ। जब तक माहवारी होती रहती है, तब तक वो हृदय की बीमारियों से प्रोटेक्टेड रहती हैं। हुँ। अनलेस कि उनको शुगर की बीमारी हो या ऐसा कोई जेनेटिक बाय बर्थ कोई ऐसी बीमारी हो हृदय संबंधित जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक हो, ऐसा माना जाता है कि वो हार्ट की बीमारियों से प्रोटेक्टेड है। ये जरीवाला का जो उदाहरण है आप देख रहे ये हैं, उससे अलग है। ये उससे अलग है और यंग है। ये अकेली नहीं है, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं हमारे देश में जो आंकड़ों में आ रहे हैं। सबसे अभी डॉक्टर पहले साहब लेकिन शेफ़ाली को लेकर के एक बात ये कही जाती रही है कि चूँकि वो एपिलेप्सी की पेशेंट थीं, एपिलेप्सी का हार्ट से कोई कनेक्शन बनता है क्या? बिल्कुल नहीं बनता, एपिलेप्सी का हार्ट से कोई कनेक्शन नहीं बनता है। हाँ, एपिलेप्सी अगर जो जैसा आपने बताया, अगर एपिलेप्सी का डायग्नोसिस गलत हो, तब उसका संबंध हार्ट से बनता है। हुँ। जैसे एपिलेप्सी 2 वजह से हो सकती है। एपिलेप्सी का मतलब बेहोशी के झटके। एपिलेप्सी जो है, एक रियल हो सकता है, जो ब्रेन की वजह से है, यानी कि ब्रेन के नर्व्स में कुछ डैमेज है और हुँ। वहाँ पर जो तरंगे हैं नॉर्मल नहीं होकर एबनॉर्मल किसी एरिया में तरंगे उत्पन्न हो रही है और पूरे दिमाग में फैल जा रही है, तो उससे बेहोशी के झटके आ सकते हैं। हुँ। ये एक वास्तविक जो कि ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम यानी ब्रेन की रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होगी। दूसरी एक बीमारी हार्ट की भी हो सकती है, जिसमें कि बेहोशी के झटके लोगों को आ सकता है। उसमें क्या होता है कि कई सारी बीमारियाँ होती है, जैसे कि आपके हृदय की धड़कन जो है अनियंत्रित हो जाए। जैसे जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं, या हृदय की गति को असामान्य तरीके से बहुत तेज़ धड़कना और इफेक्टिव रूप से ब्लड सप्लाई का नहीं पहुँचना, ये एक परिस्थिति हो सकती है जिसमें कि आपके और हार्ट कमज़ोर अगर हो, किसी तरह से बीमार हो, तो उस बैकग्राउंड में हो सकता है या जन्मजात कुछ बीमारियाँ हैं, उसके संदर्भ में ये चीज़ें हो सकती है। और उसकी हुँ। वजह से आपको एपिलेप्सी की तरह पेशेंट प्रेज़ेंट कर सकता है, जबकि वास्तव में वो एपिलेप्सी नहीं भी हो सकता है। दूसरी चीज़ें होती है, हार्ट ब्लॉक कहते हैं उसको। हार्ट ब्लॉक के कंडीशन में भी हार्ट अचानक रुक जाता है, थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए और कुछ ज़्यादा समय के लिए अगर रुक जाता है, तो उसपे एपिलेप्सी जैसे झटके आ सकते हैं। ये वास्तव में एपिलेप्सी नहीं है। तो हुँ। हुँ। एक्चुअली अगर ये इन्वेस्टिगेटेड पेशेंट एपिलेप्सी की थी, तब तो उसका हार्ट से कोई संबंध नहीं है। हुँ। लेकिन अगर वो थोरोली हार्ट इन्वेस्टिगेटेड नहीं था, तो हार्ट भी एक वजह हो सकती है और ये एक लेकिन अलग डॉक्टर साहब पहलू मेरा है। सवाल ये है कि मैं शेफ़ाली के ज़रिए ही आता हूँ, फिर दूसरा केस अब समझता हूँ। वो योगा करने वाली, खान-पान में बहुत एहतियात बरतने वाली, फ़िटनेस पर बहुत ध्यान रखने वाली, उनको देखने के बाद दूर-दूर तक आपको इस बात का तनिक भी अंदाज़ा नहीं हो सकता है कि इनको हार्ट अटैक आ सकता है। तो फिर ये कैसे है? क्यों है? मतलब आदमी सेहतमंद है, हट्टा-कट्टा है, हिंदुस्तान में लोग डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब उनको दिक्कत होती है। लेकिन दिक्कत जब है ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है, देख कर के भी आदमी को कहीं से आपको नहीं लगता है कि इसको कोई दिक्कत हो सकती है और वो अचानक से अपनी ज़िंदगी गँवा बैठे, तो फिर सिम्पटम्स क्या है? कैसे पहचानें? नहीं, ये तो सिम्पटम तो एक अलग है। पहले मैडम वाली जो बात हम लोग कर रहे थे, तो हुँ। मैडम के कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है। अगर ये एपिलेप्सी वास्तव में एपिलेप्सी नहीं थी और हृदय की वजह से अगर उनको झटके आ रहे थे, तब तो उनकी मौत इसकी वजह से हो सकती है। हुँ। जहाँ तक आपने कहा कि बाहर से स्वस्थ दिखने के बारे में, तो ये वैसे ही है जैसे आपका एक घर है, बहुत सुंदर-सा बना हुआ है, जो बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है। लेकिन अगर उनकी वायरिंग सही नहीं है, तो वो वायरिंग की गड़बड़ी से उसमें रोशनी जो है सही नहीं आ सकती है। और घर जो है अंधेरे में मतलब जहाँ रोशनी होना चाहिए वो अंधेरा दिखेगा आपको। हार्ट के कंडीशन में भी मैडम के मामले में इस तरह की एक संभावनाएँ व्यक्त की जा सकती है, जिसके बारे में ये नहीं कहा सकता है कि ये बाहर से जो स्वस्थ दिख रही हैं, उनके इलेक्ट्रिकल सिस्टम हार्ट की जो थी वो सही थी या हार्ट का जो फंक्शन था वो सही था। बाहर से दिखने में वो स्वस्थ दिख सकती हैं। तो कैसे कैसे पता हो कि हाँ, हमारा हार्ट अब काम नहीं ये करता है, ये कमज़ोर? ये जाँच से पता चलेगा। जैसे उन्होंने एपिलेप्सी की जब बात कही कि वो बेहोशी के झटके आ रहे हैं, तो उनको ब्रेन के लिए ईईजी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए थी। वैसे ही हार्ट के लिए ईसीजी रिकॉर्डिंग होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, जिसको आप देखते हो ऊँचे-नीचे जो वेव्स आते हैं, उसको देखते हैं।
इकोकार्डियोग्राफी होता है जिसमें हार्ट के फंक्शंस को देखते हैं। और अगर सीने में दर्द हो, चलने से सांस फूलती हो, घबराहट, पसीने, बेचैनी हो रहा हो, तो उसके लिए आपको एंजियोग्राफी और फर्दर टेस्ट इस तरह से करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा रूटीन टेस्ट जैसे कि आपका शुगर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, और स्मोकिंग है कि नहीं, अल्कोहल है कि नहीं, कोई अदर ड्रग्स लेती हैं कि नहीं, स्ट्रेस है कि नहीं, प्रॉपर स्लीप है कि नहीं, इस तरह के। और कुछ क्लासिकल रिस्क फैक्टर्स हैं, वो जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स का आकलन करके तब हम बता सकते हैं कि ये तो एक मसला है। दूसरा आपने कहा कि एक क्रिकेटर है, अब उस क्रिकेटर वाले जो मसला है, तो कोविड के बाद जो है क्या हुआ है कि हार्ट को दो तीन तरीकों से कोविड ने अफेक्ट किया है। एक तो हार्ट के मसल को कमजोर कर दिया है, हुँ, उन जिनको कि हार्ट में उन्होंने अफेक्ट किया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हार्ट की धड़कनें अनियंत्रित हो जा रही हैं, या हार्ट फेलियर हो जा रहा है। और वो स्ट्रेस के टाइम पे या सडन रनिंग और सडन एक्सर्शन पे उसमें अनियंत्रित हो सकती है ये धड़कनें, और हार्ट फेल कर सकता है और आदमी की सडन मौत हो सकती है। जो 20 से 30% इंक्रीज मौतें जो दिखा रही है, जो मुंबई के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में, जो कि अनयूजुअल यंग पेशेंट में दिखा रहा है, वो चीजें इसको इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि कोविड वैक्सीनेशन या कोविड जो है इससे कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि ये पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन एंड खास करके जिनको 2 या जिससे ज़्यादा वैक्सीन जिनको लगा हो। कोविड की वैक्सीन बनाने वाली एक कंपनी ने खुद यूके को कोर्ट में एक्सेप्ट किया है कि हमारे वैक्सीन की वजह से खून के थक्के ज़्यादा जम सकते हैं। तो दूसरी एक तो हार्ट फेलियर से संबंधित हो सकता है, वीटीवीएफ कहते हैं, उसके हार्ट की इरेगुलर हो सकती है, या उसके कंडक्शन सिस्टम या किसी और सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी जाती-आती है ना, कोई हुँ, स्पार्क या फ्यूज़ हो गए, उस तरह की चीज़ें अगर हो जाए तो उससे एक संबंधित भी पोस्ट कोविड पोस्ट वैक्सीनेशन चीज़ें हो रही है। और तीसरी चीज़ें हैं कि खून की नलियों में सूजन आ गई है। और उसमें छोटे-छोटे खून के धब्बे सूजन की वजह से थक्के खून के जमने लगे हैं, और उससे वही थक्का, बड़ा थक्का जम के अचानक से आपको हार्ट अटैक के रूप में प्रेज़ेंट कर सकता है। और ये जब तब ज़्यादा होता है जब आप स्ट्रेस के कंडीशन में, जैसे वो व्यक्ति दौड़ रहा है या डांस कर रहा है, तो वो क्या है, उसमें दौड़ने आपकी एक्टिविटी अनयूजुअली एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो रही है, तो उस समय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जैसे आप फास्ट रनिंग कर रहे हैं, शॉर्ट हुँ, रनिंग, फास्ट रनिंग कर रहे हैं, तो बीपी के अचानक बढ़ने से इस तरह के झटके हो सकते हैं। या तो उस समय भी आपका हार्ट में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो सकता है, जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टेकार्डिया फिब्रिलेशन हो सकता है, या फिर इस तरह के हार्ट अटैक आ सकते हैं जिसकी वजह से आपके हार्ट की गति रुक सकती है और अचानक से आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इन इन वजहों से जो है ये सब चीजें हो सकती है। और पोस्ट कोविड और इसके अलावा जो है यंग पेशेंट जो है अपने आप को बाहर से दिखने वाला व्यक्ति ये समझता है कि मैं स्वस्थ हूँ, जबकि खान-पान और रहन-सहन जो है बाहर से दिखने वाला व्यक्ति के लिए जो दिख रहा हो सकता है कि वो वास्तविकता ना हो, क्योंकि हुँ, आप हो सकते हैं तली-भुनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो सकता है आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहा हो सकता है आप अल्कोहल ले रहे हो सकता है आप ड्रग्स ले रहे हो सकता है प्रॉपर स्लीप नहीं कर रहा हो सकता है आप जॉब पे जा रहे हो, वहाँ आपके बॉस आपसे नाराज़ हैं, आप तनाव में हैं। मतलब बहुत हुँ। सारे ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से आपको डॉक्टर साहब ये फिर क्या है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। सिग्नल तो मिलने लगता है कि आपको पसीना होने लगा, आपका सीना भारी होने लगा, सीने में दर्द होने लगा है, या जैसे आप कह रहे हैं कि चलने पर आपकी सांस फूलने लगती है। तो बहुत सारी चीजें इस बात का संकेत देती हैं कि हमको हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर हार्ट अटैक आ जाए तो उस समय आदमी के पास क्या विकल्प है ताकि वो अस्पताल जा सके और अपने आप को बचा सके? इसमें देखिए 2 तरह की चीज़ें जो हार्ट की बीमारियाँ हैं उसमें 2 तरह के हैं। एक वो है जो कि आपको पहले से सिम्पटम देगा, और एक जो वो दूसरी तरह की जो हार्ट में प्रॉब्लम आती है वो अचानक से सिम्पटम अपीयर होगा। तो हम्म, एक को क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं या क्रोनिक स्टेबल एंजाइना कहते हैं उसको, कि आपको चलने से दर्द होता है और रुकने से आराम हो जाता है। और दूसरी तरफ का होता है जो सडन हार्ट अटैक होता है, जिसमें कि अचानक से आपके खून की नलियाँ जो है वो बंद हो गई है, खून के थक्के जमने से, और उसकी वजह से जो है आप खून के थक्के जो है जम रहा है, और आप जो है वो कर नहीं पा रहे, मतलब अचानक से आपका ब्लड सप्लाई रुक गया आगे, और आप जो है वहाँ अपना कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी जीवन अचानक से सडन डेथ हो गई है। या फिर
आपको पसीने आने लगे, हाथ में दोनों बाएं या दाएं या दोनों हाथों में एक साथ दर्द हुआ, पसीने छूटने लगे, ये जाओ गर्दन यहाँ पर आपका दर्द जाने लगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये एक सिम्टम आपको अपियर हो सकता है, और उसकी वजह से आप परेशान, सारी परेशानी दिखेगी। अब बात यह है कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। आपका इलाज जो है ये वार्निंग के साथ भी हो सकता है और वार्निंग के साथ नहीं भी हो सकता है। जो अगर आपका वार्निंग के साथ वाला है, यानी क्रोनिक, काफी समय से, लंबे समय से अगर ये परेशानी आपको चल रही है, तो आप पहले से सावधान हैं। और होता क्या है, यंग पेशेंट में थोड़ा नेग्लिजेंस क्या भाई फैक्टर है। वो नेग्लिजेंस क्या होता है कि उसको लगता है मैं तो यंग हूँ, मेरी उम्र अभी इतनी नहीं है कि मुझे हार्ट की बीमारी हो, यानी नेग्लिजेंस से लोग डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते। अब वो समय था कि उम्र की सीमा हो। पहले कहता है ना, जैसे एक गाना था ना पुराना वाला, न जन्म का बंधन हो, न कोई उम्र की सीमा हो। तो उम्र हृदय की सीमा। बीमारी दिल से ही ये संबंधित मसला है, और दिल का बीमार भी अब उसी जन्म के बंधन और उम्र की सीमाओं को तोड़ चुका है। पहले ऐसा माना जाता था कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में जो हृदय की बीमारियां हैं, वो जो मेल हैं उसमें 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को होता है, अमूमन एवरेज, और फीमेल्स को 65 साल की उम्र में। भारत में ये पहले से ही 10 साल पहले हुआ करता था, यानी कि कोई भी अगर 45 साल से ज्यादा उम्र के अगर कोई मेल हैं और 55 साल से ज्यादा फीमेल हैं, तो उनको हृदय की बीमारियां होने की पहले से ही ज्यादा संभावना थी। लेकिन अब जो रिकॉर्ड है उससे भी डरावना है। वो क्या कह रहा है कि आधी जो मौतें हो रही है हृदय की बीमारियों से, वो 50 साल से कम आयु वर्ग के लोगों में हो रही है, और 1/3 हार्ट अटैक होने वाले लोगों की उम्र तो 40 से भी कम है। और पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन में मैंने 12 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक होते हुए देखा है। तो इसलिए अब वो जो सीमा है और जो क्लासिकल सिम्टम है, वो आपको कई बार नहीं मिलेंगे, और मिल सकते हैं उस कंडीशन में जब आप ग्रेजुअली कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन आपके अगर जमा होते रहा कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे आपकी धमनियों में और आपके खून में रुका हुआ, तो आपको चलने फिरने में दर्द हो सकता है, बाएं दाएं हाथों में हो सकता है, पसीने हो सकता है, और जौ में, जबड़े में कहीं भी दर्द हो सकता है, तो उससे आप रहेंगे। लेकिन इसके लिए आप करना क्या है, अगर आपको कोई भी चीज है, जैसे इसलिए मैं ये उम्र की सीमा को इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ कि लोगों को, हर व्यक्ति को तैयार होना चाहिए कि पोस्ट कोविड एरिया में अब हार्ट की बीमारी किसी को भी हो सकता है, जो 12 साल से या उससे ज्यादा है। उससे छोटे बच्चों में तो अलग तरह की बीमारियां होती है। इसलिए अगर आपको ऐसी सिम्टम, जैसे मैं बता रहा हूँ, सांस फूल रहा है, अगर पसीने आ गए, दर्द हो रहा है, अगर ऐसे सिम्टम्स आपको हो रहा है, अनयूजुअल है, तो तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और पूरा इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। डॉक्टर खून की जांच, जो रिस्क फैक्टर्स मैंने पहले बताया सबको वो एक्सक्लूड करेंगे, फिर जांच करके बताएंगे और देखेंगे कि आप में क्या है। अगर जरूरत होगी तो एंजियोग्राफी करेंगे, और एंजियोग्राफी से फाइनली आपकी बीमारी पता चलेगी, तो फिर उसके इलाज या तो दवाई हो सकती है, या स्टेंटिंग हो सकती है, या बाईपास सर्जरी हो सकती है। जो भी आपके लिए उचित सलाह है वो आपको दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज और है, अभी आप दो तीन बातें कह रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक संकेत है। आप कह रहे हैं कि 2022 के बाद से हार्ट के मामलों में 20 से 30% का इजाफा हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि हार्ट के हार्ट के मरीजों मामले में नहीं, सडन 50 कार्डियक डेथ, अचानक से मौत, अनएक्सप्लेन्ड मौत, सडन अचानक से कार्डियक मौत अरेस्ट, पहले भी होती थी जी। तो 20 से 30% बढ़े हैं। हार्ट के मरीजों में 50% लोग 50 साल की उम्र से नीचे के हैं और 1/3 40 साल की उम्र के नीचे के हैं। यानी कि हार्ट एक उम्र अटैक के बाद ही हार्ट की बीमारी होगी, यह जो पहले माना जाता था ऐसा नहीं है। इसलिए आपको अपना टेस्ट लगातार कराते रहना है। और कहीं भी संकेत मिलता है आपको कि आपके हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको महसूस होती है, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको बाह में दिक्कत हो सकती है, चलने फिरने के दौरान आपको सांस फूल सकती है, पसीना आ सकता है, बीच एंजाइना सीने में आपको दर्द हो सकता है, बीच सीने में दर्द हो सीने में सकता है, और जौ में, जबड़े में, बाएं दाएं हाथ किसी भी तरफ जा सकता है या दोनों हाथों में जा सकता है, पसीने आ सकते हैं, सांस फूल सकती है, आपको लगेगा कि कोई हाथी आपके सीने पर बैठ गया। अगर ऐसा लग रहा है तो समझिए हार्ट अटैक हो गया है आपको। डॉक्टर साहब, तो फिर एक और बात आपसे जानना है, या मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों के लिए जरूरी है। फर्ज करिए कोई आस पड़ोस का आदमी या किसी को भी हार्ट अटैक आ गया, अस्पताल तक जाते जाते उसको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर कौन सी दवाएं घर में रखनी चाहिए, पास रखनी चाहिए, ताकि वो ले ले और तब तक वो उतनी देर तक उसका बचाव कर देगी।
दो तरह की है इसमें। एक तो है कि आपको रिस्क फैक्टर से रिलेटेड दवाएं होनी चाहिए, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब जो है उसकी दवा अगर पहले से आपको पता है और आपको कोई भी ऐसी तकलीफ महसूस होती है तो जांच करवा के उसकी दवा लेनी चाहिए रेगुलरली। अगर वो दवा है एक तो वो लेनी चाहिए। दूसरी, आम घर में लोगों के घर में डिस्प्रिन की दवा होती है, तो वो जो है आप चबा सकते हैं डिस्प्रिन की दवा। और उसके बाद तुरंत फ़ौरन आपको किसी न किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना चाहिए। उसके अलावा आपके घर में वो दवाएँ तो होगी नहीं, और हर घर में उसको रखवाना भी संभव नहीं है, उचित नहीं है, ना ही वो सक्षम होंगे, और उसका भी एक्सपायरी पीरियड होता है, तो आप कब तक उसको बदलते रहेंगे। लेकिन ये है कि सरकार को भी थोड़ी-सी इसमें जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, एक पूरा मास मीडिया में, और अलग-अलग मीडिया अपने भाषणों में भी बताना चाहिए, स्वास्थ्य जागरूकता पर भाषण करना चाहिए हमारे जो लीडर हैं, जो आइकन हैं उससे, ताकि लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़े। वो जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी जो लक्षण बताए, इस तरह के लक्षण अगर आए, तो तुरंत घर में ना रह के, अगर दर्द 10-20 मिनट तक बना रहता है तो तुरंत अगल-बगल किसी न किसी अस्पताल में जाकर जो है उसका उसके लिए इलाज में मदद करें। और कई बार जैसे बताया कि 20 से 30% जो इंक्रीज है वो सडन कार्डियक डेथ में है। अब सडन कार्डियक डेथ के मसले में आपको ये सब काम नहीं करेगा। वहाँ पर आपको काम हुँ, क्या करेगा, उसको कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। यानी कि हमारे समाज में जो आज स्वास्थ्य शिक्षा में बहुत ज़्यादा गिरावट है, तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि उनके जो कुरिकुलम है, जो बच्चों को पढ़ाने का, बचपन से ही स्वास्थ्य के प्रति सीपीआर कम से कम हर बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, हर स्कूल्स में सिखाया जाना चाहिए। उनके पास डमी होना चाहिए जिसमें कि आप प्रैक्टिस करके समझा सकते हैं कि कैसे दबाना है हार्ट को, अगर कोई बेहोश पाए तो कैसे मुँह कैसा करना है, पोज़ीशन कैसे करना है, किस तरह से उसके हार्ट को पंप करना है, पंप करने से और अगर 2 आदमी हैं तो मुँह को फूँक भी सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर ट्रेनिंग है, जो गवर्नमेंट पर्सनल है, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, और कई सारे जगह जो है उसको डिफिब्रिलेशन कहते हैं। एक मशीन जो कहा कि अचानक से आपकी हृदय गति अनियंत्रित हो जाती है, उस हुँ। कंडीशन में जैसे आप देखेंगे कि एयरपोर्ट पे होता है, या फिर पब्लिक प्लेस में ये चीज़ें होनी चाहिए, जहाँ पे कि बहुत सारा भीड़-भाड़ हो। वैसे कंडीशन में ज़्यादा से डॉक्टर ज़्यादा साहब एक इस बात डिवाइस जानना को एक चाहता जगह हूँ लगाना कि चाहिए। आप कह रहे हैं जी, कि कार्डियक अरेस्ट में दवा तो काम नहीं करती है, लेकिन सीपीआर काम कर सकता है। क्या हाँ, सीपीआर देने से जो आदमी कार्डियक अरेस्ट के शिकार हुआ है, जो बिल्कुल जी, मौत के जबड़े के भीतर है, उसको जी। बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल बचाया जा सकता है। अगर वो सही समय पे बगल के आप सीपीआर देते, बगल के हॉस्पिटल में अगर आपने पहुँचा दिया है, या कई सारे तो हो सकता है रिवर्ट हो जाए आपके सीपीआर करने से ही। तो कई सारे जानों को, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन काल में हज़ारों जानें सीपीआर से बचाई, हज़ारों, ना 1-2 नहीं कह रहा हूँ। मत मैं तो जैसे कि यूजुअली रिकमेंडेड तो 30 से 40% मिनट के लिए ही सीपीआर है। मैं एक अभी जो है अपने ही विभाग के यही एक मेरे कोलीग थे, वो हमारे सामने ही अरेस्ट हो गए। 2.5 घंटे सीपीआर दी उसको। मैंने कम से कम 60-70 शॉट दिए। आपको विश्वास नहीं होगा, वो आदमी अभी भी ज़िंदा है और बहुत ही सम्मानित पद पर आसीन है बीएचयू में। डॉक्टर साहब ये बहुत ज़रूरी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है कि सीपीआर तो घर-घर के हर आदमी को जानना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि परिवार के भीतर ही कोई आदमी को कार्डियक अरेस्ट हो। हमारे आस-पास कहीं भी हम बैठे रहते हैं तो हम देखते हैं कि लोग लुढ़क जाते हैं और फिर जान चली जाती है, क्योंकि हम उनको सीपीआर दे नहीं पाते हैं, सीपीआर हमको आता नहीं है। वही बच्चों को स्कूल में अगर हम सिखा दें, तो हर घर में बच्चे हैं, और वो बच्चे हर घर-घर में हम अपने सीपीआर के जो कैंडिडेट हैं, जो एक्टिविस्ट है या वॉलंटियर हैं, वो हम पैदा कर लेंगे। और हमें लगता है कि सीपीआर वॉलंटियर पैदा करने के लिए एक मास मूवमेंट की पूरे देश में सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाई जानी चाहिए, और ये स्वास्थ्य जागरूकता के कदम में एक बहुत बड़ी पहल होगी सरकार के द्वारा। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस तरह की इम्पोर्टेंट बातों को शेयर करने के लिए, और कम से कम अवेयरनेस के लिहाज से भी आपने कई ऐसी बातें बताई हैं, अगर लोगों ने सुनी होंगी, तो बहुत हद तक वो अपना और अपने परिवार के लोगों का ख़्याल रख सकते हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ कहीं बैठे हों, किसी आदमी को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो वो उसकी जान बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू।